रूहानी ड्रिल आती है। ड्रिल में क्या करना होता है? ड्रिल अर्थात शरीर को जहां चाहे वहां मोड़ सके, और रूहानी ड्रिल अर्थात रूह को जहां जैसे और जब चाहे वहां स्थित कर सके, अर्थात अपनी स्थिति जैसे चाहे वैसी बना सके। इसको कहते हैं रूहानी ड्रिल। जैसे सेना को मार्शल व ड्रिल मास्टर जैसे इशारे देते हैं वैसे ही करते हैं। ऐसे स्वयं ही मास्टर व मार्शल बन जहां अपने को स्थित करना चाहे वहां कर सकें। ऐसे अपने आप की ड्रिल मास्टर बने हो। ऐसे तो नहीं कि मास्टर कहे हैंड्स डाउन और स्टूडेंट्स हैंड्स अप करें। मार्शल कहे राइट तो सेना करे लेफ्ट। ऐसे सैनिकों व स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है? डिसमिस। तो यहाँ भी स्वयं ही डिसमिस हो ही जाते हैं अपने अधिकार से। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो 1 सेकंड में अपनी स्थिति को जहां चाहो वहां टिका सको। क्योंकि अब युद्ध स्थल पर हो। युद्ध स्थल पर सेना अगर 1 सेकंड में डायरेक्शन को अमल में न लाए तो उनको क्या कहा जाएगा? इस रूहानी युद्ध पर भी स्थिति को स्थित करने में समय लगाते हैं तो ऐसे सैनिकों को क्या कहें? आज बाप दादा पुरुषार्थी महारथी बच्चों को देख रहे हैं। जो बड़े आदमी होते हैं उन्हों के पास अपने हर समय की अपॉइंटमेंट की डायरी बनी हुई होती है। एक एक घंटा उन्हों का फिक्स होता है। ऐसे आप भी बड़े ते बड़े हो ना, तो रोज अमृत वेले सारे दिन की अपनी अपॉइंटमेंट की डायरी बनाओ। अगर अपने मन को हर समय अपॉइंटमेंट में बिजी रखेंगे तो बीच में व्यर्थ संकल्प समय नहीं ले सकेंगे। अपॉइंटमेंट से फ्री रहते हो तब व्यर्थ संकल्प समय ले लेते हैं। तो समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। अपने आप की अपॉइंटमेंट खुद ही बनाओ कि आज सारे दिन में क्या क्या करना है। फिर समय सफल हो जाएगा। मन को किस में अपाइन करना है, इसके लिए 4 बातें बताई। हैठ मिलन, 2 3 मगन, 4 लगन। लगन लगाने में भी समय बहुत जाता है ना, तो मगन की अवस्था में कम रहते हैं। इसलिए लगन, मगन, मिलन और वर्णन। वर्णन है सर्विस, मिलन है रूहान करना। बाप दादा से मिलते हैं ना, तो इन 4 बातों में अपने समय को फिक्स करो। अगर रोज की अपनी दिनचर्या फिक्स करने के लिए अपॉइंटमेंट सारे समय की फिक्स होगी तो बीच में व्यर्थ संकल्पों को डिस्टर्ब करने का समय ही नहीं मिलेगा। जैसे कोई बड़े आदमी होते हैं तो बिजी होने के कारण और व्यर्थ बातों तरफ ध्यान और समय नहीं दे सकते हैं। ऐसे अपनी दिनचर्या में समय को फिक्स करो। इतना समय इस समय इस बात में लगाना है। ऐसी अपॉइंटमेंट अपनी निश्चित करो, तब यह कंप्लेन खत्म होगी और कंप्लीट बन जाएगी। अतीन्द्रिय सुख मिलने से जो इंद्रियों के सुख का आकर्षण है वह समाप्त हो जाता है। जो दुख देने वाली चीज है वह कौन सी है? इंद्रियों का आकर्षण, संबंध का आकर्षण व कोई भी कर्मेंद्रियों के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं वे अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। एक ठिकाने बुद्धि टिक जाने से एक रस अवस्था रहती है। इसलिए सदैव बुद्धि को एक ठिकाने में टिकाने की जो युक्ति मिली है वे स्मृति में रखो। हिलने न दो। हिलना अर्थात हलचल पैदा करना। फिर समय भी बहुत व्यर्थ जाता है। युद्ध में समय बहुत जाता है। याद को पावरफुल बनाओ। याद कम होगी तो शक्ति नहीं मिलेगी। याद में रहते यह व्यर्थ न सोचो कि सर्विस नहीं करती। उस समय भी याद में रहो तो कमाई जमा होगी। यह सोचने से याद की पावर कम होगी। हर एक को व्यक्तिगत अपने लिए भी कोई विशेष प्रोग्राम रखना चाहिए। जैसे सर्विस आदि के और प्रोग्राम बनाते हो वैसे सवेरे से लेकर रात तक बीच बीच में कितना और कैसे अपनी याद की यात्रा पर अटेंशन रखने के लिए प्रोग्राम रख सकते हो, यह डायरी बनानी चाहिए। अमृत वेले ही याद का प्लान बनाना चाहिए। समझो, आप लोग कोई स्थूल कार्य आदि में बिजी रहते हो लेकिन उसमें भी थोड़े समय के लिए जैसे नियम बांधा हुआ हो याद में रहने का। उस समय दूसरे को भी 2 3 मिनट के लिए स्मृति दिलाओ कि अभी हमारा यह कार्य है, आप भी याद में रहो। जैसे मुकर टाइम पर ट्रैफिक भी रोक लेते हैं। कितना भी भले जरूरी काम हो, कोई पेशेंट को हॉस्पिटल में जाना होगा तो भी रोक लेंगे। इस रीति जहां तक कर सको उतना टाइम टेबल अपना बनाओ, तो और भी देखेंगे इन्हों का यह टाइम याद का मुकर है तो और भी आपको फॉलो करेंगे। कोई कार्य हो उनको आगे पीछे करके भी 2 4 मिनट का टाइम याद में रहने लिए जरूर निकालो, तो उससे वायुमंडल में भी सारा प्रभाव रहेगा। सभी एक दो को फॉलो करेंगे। बुद्धि को रेस्ट भी मिलेगी और शक्ति भी भरेगी और वायुमंडल को सहयोग मिलेगा। फिर एक अनोखापन दिखाई पड़ेगा। जैसे कुछ समय आप एक दो को याद दिलाते थे शिव बाबा याद है, वैसे ही जब देखते हो
कोई व्यक्ति भाव में ज्यादा है तो उनको बिना कहे अपना अव्यक्ति शांत रूप ऐसा धारण करो जो वे भी इशारे से समझ जाए, तो फिर वातावरण कुछ अव्यक्त रहेगा। तुम्हारी अंतिम स्टेज है साक्षात्कार मूर्त। जैसा जैसा साक्षात मूर्त बनेंगे वैसे ही साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। जब सभी साक्षात मूर्त बन जाएंगे तो संस्कार भी सभी के साक्षात मूर्त समान बन जाएंगे। अपने को निमित्त समझकर कदम उठाना है। जैसे आप लोगों से ईश्वरीय स्नेह, श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ चरित्रों का साक्षात्कार होता है, वैसे अव्यक्ति स्थिति का भी उतना ही स्पष्ट साक्षात्कार हो। ऐसा प्लान बनाना चाहिए जो कोई भी महसूस करे यह तो चलता फिरता फरिश्ता है। जैसे साकार रूप में फरिश्तेपन का अनुभव किया ना, इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते भी आकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव कराते रहे। आप लोगों का भी अंतिम स्टेज का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। कोई कितना भी अशांत व बेचैन घबराया हुआ आवे, लेकिन आपकी एक दृष्टि, स्मृति और वृत्ति की शक्ति उनको बिल्कुल शांत कर दे। भले कितना भी कोई व्यक्त भाव में हो, लेकिन आप लोगों के सामने आते ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करे। आप लोगों की दृष्टि किरणों जैसा कार्य करे। अभी तक के रिजल्ट में मास्टर सूर्य के समान नॉलेज की लाइट देने के कर्तव्य में सफल हुए हो, लेकिन किरणों की लाइट से हर एक आत्मा के संस्कार रूपी कीटाणु को नाश करने का कर्तव्य करना है। लाइट देने में पास हो, माइट देने का कर्तव्य अब रहा हुआ है। कोई भी चीज जब साकार में देखी जाती है तो जल्दी ग्रहण कर सकते हैं। बुद्धि में सोचने की बात देरी से ग्रहण होती है। यहाँ भी साकार रूप में जिन्होंने साकार को देखा उन्हों को याद करना सहज है और बिंदी रूप को याद करना जरा। इसी रीति जो निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन्हों की सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्व के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखते हुए जो प्रेरणा मिलती है वे वरदान रूप में सहज प्राप्त होती है। तो मधुबन वरदाता की भूमि में आकर हर एक श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा सहज कर्म योगी बनने का वरदान प्राप्त करके ही जाना। क्योंकि आप लोग भी सिर्फ मुश्किल बात यही बताते हो कि कर्म करते हुए स्मृति में रहना मुश्किल है, तो निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते सहज कर्म योगी बनने की प्रेरणा मिलती है। तो उन एक भी वरदान को छोड़कर नहीं जाना। सर्व वरदान प्राप्त करते करते स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाएंगे। जो समझते हैं कि सर्व बंधन मुक्त बने हैं वे हाथ उठाएं। सर्विस के कारण निमित्त मात्र रहे हुए हैं वे दूसरी बात है, लेकिन अपना बंधन खत्म किया है। ऐसे समझते हैं कि अपने रूप से बंधन मुक्त होकर के सिर्फ निमित्त मात्र सर्विस के कारण ही इस शरीर में कर्तव्य अर्थ बैठे हुए हैं। मेजॉरिटी ने हाथ उठाया, जिन्होंने भी हाथ उठाया वह कभी संकल्प मात्र भी संकल्प व शरीर के परिस्थितियों के अधीन व संकल्प में थोड़े समय के लिए भी परेशानी व उसका थोड़ा भी लेश मात्र अनुभव करते हैं व उससे भी परे हो गए हैं। जब बंधन मुक्त हैं तो मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होंगे। व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल होगा। परिस्थितियों के वश भी नहीं होंगे। परिस्थितियों का सामना करने की संपूर्ण शक्ति होगी। जिन्होंने हाथ उठाया वह ऐसे हैं, तो इन बंधनों में भी अभी बंधे हुए हैं ना। जो बंधन मुक्त होगा उनकी निशानी क्या होगी? जो बंधन मुक्त होगा वह सदैव योगयुक्त होगा। बंधन मुक्त की निशानी है योगयुक्त। और जो योगी होगा, ऐसे योगी का मुख्य गुण कौन सा दिखाई देगा? जानबूझकर के बुद्धि का खेल कराते हैं। तो ऐसे योगी का मुख्य गुण व लक्षण क्या होगा? जितना योगी उतना सर्व का सहयोगी और सर्व के सहयोग का अधिकारी स्वतः ही बन जाता है। योगी अर्थात सहयोगी। जो जितना योगी होगा उतना उसको सहयोग अवश्य ही प्राप्त होता है। अगर सर्व से सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो योगी बनो। योगी को सहयोग क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि बीज से योग लगाते हो। बीज से कनेक्शन अथवा स्नेह होने के कारण स्नेह का रिटर्न सहयोग प्राप्त हो जाता है। तो बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है। जैसे साधारण वृक्ष से फल की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है, वैसे ही जो योगी है उसको एक एक से योग लगाने की आवश्यकता नहीं होती, एक एक से सहयोग प्राप्त करने की आशा नहीं रहती। लेकिन एक बीज से योग अर्थात कनेक्शन होने के कारण सर्व आत्माएं अर्थात पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो ही जाता है। तो कनेक्शन का अटेंशन रखो। तो सहयोगी बनने के लिए पहले अपने आप से पूछो कि कितना और कैसा योगी बना हूं। अगर संपूर्ण योगी नहीं तो संपूर्ण सहयोगी नहीं बन सकते, न सहयोग मिल सकता है। कितनी भी कोई कोशिश करे परंतु बीज से योग लगाने के सिवाय कोई पत्ते अर्थात
किसी आत्मा से सहयोग प्राप्त हो जाए यह हो नहीं सकता। इसलिए सर्व के सहयोगी बनने व सर्व का सहयोग लेने के लिए सहज पुरुषार्थ कौन सा है? बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। फिर एक एक से मेहनत कर प्राप्त करने की आशा समाप्त हो जाएगी, मेहनत से छूट जाएंगे। शॉर्टकट रास्ता यह है, अगर सर्व का सहयोगी सदा योग युक्त होंगे तो बंधन मुक्त भी जरूर होंगे, क्योंकि जब सर्व शक्तियों का सहयोग, सर्व आत्माओं का सहयोग प्राप्त हो जाता है तो ऐसी शक्ति रूप आत्माओं के लिए कोई बंधन काटना मुश्किल होगा। बंधन मुक्त होने के लिए योग युक्त होना है, और योग युक्त बनने से स्नेह और सहयोग युक्त बन जाते हैं। तो ऐसे बंधन मुक्त बनो। सहज सहज करते भी कितना समय लग गया है। ऐसी स्थिति अब जरूर होनी चाहिए। जो बंधन मुक्त की स्थिति सुनाई के शरीर में रहते हुए सिर्फ निमित्त ईश्वरीय कर्तव्य के लिए आधार लिया हुआ है, अधीनता नहीं, निमित्त आधार लिया है। जो निमित्त आधार शरीर को समझेंगे वे कभी भी अधीन नहीं बनेंगे। निमित्त आधार मूर्ति सर्व आत्माओं के आधार मूर्त बन सकते हैं। जो स्वयं ही अधीन हैं वे उद्धार क्या करेंगे? इसलिए सर्विस की सफलता भी इतनी है जितनी अधीनता से परे हर एक है। तो सर्व की सफलता के लिए सर्व अधीनता से परे होना बहुत जरूरी है। इस स्थिति को बनाने के लिए ऐसे दो शब्द याद रखो जिससे सहज ही ऐसी स्थिति को पा सको। वह कौन से दो शब्द हैं? जब बंधन मुक्त हो जाएंगे तो जैसे टेलीफोन में एक दो का आवाज कैच कर सकते हैं, वैसे कोई के संकल्प में क्या है वे भी कैच करेंगे। अभी अजून बन रहे हो, इसलिए सोचना पड़ता है। दो शब्द हैं डैश, एक साक्षी और दो साथी। एक तो साथी को सदैव साथ रखो, दूसरा साक्षी बनकर हर कर्म करो। तो साथी और साक्षी ये दो शब्द प्रैक्टिस में लाओ तो यह बंधन मुक्त की अवस्था बहुत जल्दी बन सकती है। सर्वशक्तिमान का साथ होने से शक्तियां भी सर्व प्राप्त हो जाती हैं, और साथ साथ साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। तो बंधन मुक्त हुए हो ना, इसके लिए ये दो शब्द सदैव याद रखना। वह योग, वह सहयोग। एक के संग में रहने से संग दोष से छूट जाएंगे। सदैव चेविंग करो कि बुद्धि का संग किसके साथ है? एक के साथ है। अगर एक का संग है तो अनेक संग दोष से छूट जाएंगे। संग दोष कई प्रकार के दोष पैदा कर देते हैं, इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना। एक बाप दूसरे हम, तीसरा न कोई। आवाज से परे रहना अच्छा लगता है व आवाज में रहना अच्छा लगता है। असली देश व असली स्वरूप में आवाज है। जब अपनी असली स्थिति में स्थित हो जाते हो तो आवाज से परे स्थिति अच्छी लगती है ना। ऐसी प्रैक्टिस हर एक कर रहे हो। जब चाहे जैसे चाहे वैसे ही स्वरूप में स्थित हो जाएं। जैसे योद्धे जो युद्ध के मैदान में रहते हैं उन्हों को जब भी और जैसा ऑर्डर मिलता है वैसे करते ही जाते हैं। ऐसे ही रूहानी वॉरियर्स को भी जब और जैसा डायरेक्शन मिले वैसे ही अपनी स्थिति को स्थित कर सकते हैं। क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल भी हो और मास्टर सर्वशक्तिमान भी हो, तो दोनों ही होने कारण एक सेकंड से भी कम समय में जैसी स्थिति में स्थित होना चाहे उस स्थिति में टिक जाएं। ऐसे रूहानी वॉरियर्स हो। अभी अभी कहा जाए पर धाम निवासी बन जाओ, तो ऐसी प्रैक्टिस है जो कहते ही इस देह और देह के देश को भूल अशरीरी परमधाम निवासी बन जाओ। अभी अभी परमधाम निवासी से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ। अभी अभी सेवक के प्रति आवाज में आए, सेवा करते हुए भी अपने स्वरूप की स्मृति रहे, ऐसे अभ्यासी बने हो। ऐसा अभ्यास हुआ है। वह जब परमधाम निवासी बनने चाहें तो परमधाम निवासी के बजाय बार बार आवाज में आ जाएं, ऐसा अभ्यास तो नहीं करते हो। अपनी बुद्धि को जहां चाहो वहां एक सेकंड से भी कम समय में लगा सकते हो, ऐसा अभ्यास हुआ है। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी अपने को समझते हो। जब ऑलमाइटी अथॉरिटी भी हो तो क्या अपनी बुद्धि के लगन को अथॉरिटी से जहां चाहे वहां नहीं लगा सकते? अथॉरिटी के आगे यह अभ्यास मुश्किल है व सहज है। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को जब चाहो जहां चाहो वहां लगा सकते हो ना। अभी हाथ को ऊपर व नीचे करना चाहो तो कर सकते हो ना। तो जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों का मालिक बन जब चाहो कार्य में लगा सकते हो, वैसे ही संकल्प व बुद्धि को जहां लगाने चाहो वहां लगा सकते हो। इसको ही ईश्वरीय अथॉरिटी कहा जाता है। जो बुद्धि की लगन भी ऐसे ही सहज जहां चाहो वहां लगा सकते हो। जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहां चाहो वहां चलाते हैं व कर्म में लगाते हैं, ऐसे अभ्यासी को ही मास्टर सर्वशक्तिमान व मास्टर नॉलेजफुल कहा जाता है। अगर यह अभ्यासी नहीं है तो मास्टर सर्वशक्तिमान व नॉलेजफुल नहीं कह सकते।
नॉलेजफुल का अर्थ ही है जिसको फुल नॉलेज हो कि इस समय क्या करना है, क्या नहीं करना है, इससे क्या लाभ है और न करने से क्या हानि है। यह नॉलेज रखने वाले ही नॉलेजफुल हैं और साथ साथ मास्टर सर्वशक्तिमान होने कारण सर्वशक्तियों के आधार से यह अभ्यास सहज और निरंतर बन ही जाता है। लास्ट पढ़ाई का कौन सा पार्ट है और फर्स्ट पार्ट कौन सा है? फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट ही अभ्यास है। जैसे बच्चे का लौकिक जन्म होता है तो पहले पहले उनको एक शब्द याद दिलाया जाता है व सिखलाया जाता है ना। यहाँ भी अलौकिक जन्म लेते पहला शब्द क्या सीखा? बाप को याद करो। तो जन्म का पहला शब्द लौकिक का भी अलौकिक का भी वही याद रखना है। यह मुश्किल हो सकता है क्या? अपने आप को ड्रिल करने का अभ्यास नहीं डालते हो। यह है बुद्धि की ड्रिल। ड्रिल के अभ्यासी जो होते हैं तो पहले पहले दर्द भी बहुत महसूस होता है और मुश्किल लगता है, लेकिन जो अभ्यासी बन जाते हैं वे फिर ड्रिल करने के सिवाय रह नहीं सकते। तो यह भी बुद्धि की ड्रिल कराने का अभ्यास कम होने के कारण पहले मुश्किल लगता है, फिर माथा भारी रहने का व कोई न कोई विघ्न सामने बन आने का अनुभव होता रहता है। तो ऐसे अभ्यासी बनना ही है। इसके सिवाय राज्य भाग्य की प्राप्ति होना मुश्किल है। जिन्हों को यह अभ्यास मुश्किल लगता है तो प्राप्ति भी मुश्किल है। इसलिए इस मुख्य अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ। ऐसे अभ्यासी अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराने वाले साक्षात बाप दादा दिखाई दे। जैसे वाणी में आना कितना सहज है, वैसे यह वाणी से परे जाना भी इतना सहज होना है। शुद्ध संकल्प स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हो, जबकि अनेक संकल्पों की समाप्ति होकर एक शुद्ध संकल्प रह जाता है। इस स्थिति का अनुभव कर रही हो। इस स्थिति को ही शक्तिशाली सर्व कर्म बंधनों से अय्यारी और प्यारी स्थिति कहा जाता है। ऐसी अय्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित होकर फिर कर्म करने के लिए नीचे आते हैं। जैसे कोई का निवास स्थान ऊंचा होता है, लेकिन कोई कार्य के लिए नीचे उतरते हैं तो नीचे उतरते हुए भी अपना निजी स्थान नहीं भूलते हैं। ऐसे ही अपनी ऊंची स्थिति अर्थात असली स्थान को क्यों भूल जाते हो? ऐसे ही समझकर चलो कि अभी अभी अल्पकाल के लिए नीचे उतरे हैं कार्य करने अर्थ, लेकिन सदाकाल की ओरिजिनल स्थिति वही है। फिर कितना भी कार्य करेंगे लेकिन कर्मयोगी के समान कर्म करते हुए भी अपनी निजी स्थिति और स्थान को भूलेंगे नहीं। यह स्मृति ही समर्थी दिलाती है। स्मृति कम है तो समर्थी भी कम है। समर्थी अर्थात शक्तियां। मास्टर सर्वशक्तिमान का जन्मसिद्ध अधिकार कौन सा है? सर्व शक्तियां ही मास्टर सर्वशक्तिमान का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यह स्मृति की स्टेज जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में सदैव रहनी चाहिए। ऐसे अनुभव करते हो कि सदैव अपना जन्मसिद्ध अधिकार साथ ही है। अपने को सपूत समझते हो। जो भी बैठे हैं सभी अपने को सपूत समझते हैं। कोई ने कहा सपूत हैं, कोई ने कहा बन रहे हैं। सपूत बन रहे हो या सबूत बन रहे हो, दोनों। अगर सपूत नहीं तो याद की यात्रा भी नहीं ठहरती होगी। अंत तक अगर सपूत बनने का ही पुरुषार्थ करेंगे तो सबूत कब दिखाएंगे? 2-4 वर्ष में सपूत बनोगे, उसके बाद 2-4 वर्ष में सबूत दोगे। सपूत हो ही। अगर सपूत नहीं होते तो अपने को सरेंडर समझते। सरेंडर हुए हो वा सरेंडर भी अभी होना है। तो सरेंडर होना सपूत अपना नहीं है। समझा? जो श्रीमत के आधार पर डायरेक्शन प्रमाण चल रहे हैं, अपने को ट्रस्टी समझकर चल रहे हैं, उनको तो सपूत कहेंगे ना। कहाँ कहाँ बहुत सोच भी रिजल्ट बदल देती है। जैसे पेपर के टाइम पेपर करने की बजाय क्वेश्चन के सोच में चले जाते हैं तो पेपर रह जाता है। तो ज्यादा सोच में नहीं जाना है। बाप समझते हैं सपूत बचे हैं तब तो श्रीमत पर चल रहे हैं। बाकी रही सबूत दिखाने की बात, वह भी हरे की यथा शक्ति दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे। जितना बाप बच्चों में निश्चय बुद्धि है, बच्चे अपने में निश्चय बुद्धि कम है। इसलिए हर कार्य में विजय हो यह रिजल्ट कभी कभी दिखाई देती है। जैसे बाप में निश्चय, पढ़ाई में निश्चय है, वैसे ही अपने में भी हर समय और हर संकल्प निश्चय बुद्धि बनकर करना उसकी कमी है। संपूर्ण वफादार वे कहलाएंगे जिसको संकल्प में भी व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य व बाप की महिमा, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई न दे। ऐसे को संपूर्ण वफादार कहते हैं। एक बाप, दूसरा न कोई दूसरी कोई बात स्वप्न में स्मृति में दिखाई न दे, उसको कहते हैं संपूर्ण वफादार। ऐसे फरमान बरदार की प्रैक्टिकल चलन में परख क्या होगी? सच्चाई और सफाई। संकल्प तक सच्चाई और सफाई चाहिए, न सिर्फ वाणी तक।
अपने आप को देखना है कि कहाँ तक वफादार और फरमानबरदार बने हैं। अगर एक संग सदा बुद्धि के लगन है तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। बुद्धि के लगन कम होने का कारण अनेक प्रकार के संग के आकर्षण अपने तरफ खींच लेते हैं। तो और संग तोड़, एक संग जोड़, यह पहला पहला वायदा है। उस वायदे को निभाना, इनको ही संपूर्ण वफादार कहा जाता है। कोई भी नई इन्वेंशन जब निकालते हैं तो जितनी पावरफुल इन्वेंशन होती है उतना ही अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं। आप लोगों की भी दिन प्रतिदिन यह इन्वेंशन पावरफुल होगी। जैसे वह अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं वैसे ही आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे उतना ही नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ती है, तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, कार्य भी सभी चल सकते हैं। लेकिन अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव, दूसरा समय का बचाव, तीसरा संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएगी। प्रैक्टिस तो है ना, कभी कभी अनुभव भी करते हो, अंतर्मुखी हो, बोलते भी हो, लेकिन बाहरमुखता में आते भी अंतर्मुख, हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त भी रहेंगे। कर्म करते हुए यह प्रैक्टिस करनी है। जैसे स्थूल कारोबार का प्रोग्राम बनाते हो वैसे अपनी बुद्धि की क्या क्या कारोबार व क्या कार्य बुद्धि द्वारा करना है। जो प्रोग्राम बनाने के अभ्यासी होते हैं उनका हर कार्य समय पर सफल होता है। इस रीति अपनी भी सूक्ष्म कारोबार है। बुद्धि एक सेकंड में कहां से कहां जाकर आ भी सकती है। कार्य भी बहुत विस्तार के हैं। तो जब प्रोग्राम सेट करेंगे तब ही समय की बचत और सफलता अधिक हो सकेगी। यह प्रोग्राम बीच बीच में बनाते रहो लेकिन सदा काल के लिए। जैसे स्थूल कारोबार सेट करते करते अभ्यासी हो गए हैं वैसे ही यह भी अभ्यास करते करते अभ्यासी हो जाएंगे। इसके लिए खास समय निकालने की भी आवश्यकता नहीं। कोई भी स्थूल कार्य जो भले अधिक बुद्धि वाला हो उसको करते हुए भी यह अपना प्रोग्राम सेट कर सकते हो। प्रोग्राम सेट करने में कितना समय लगता है? 1-2 मिनट भी ज्यादा है। यह भी अभ्यास डालना है। अमृत वेले अपनी बुद्धि के कारोबार का प्रोग्राम भी पहले से ही सेट कर देना है। जैसे प्रोग्राम बनाया जाता है फिर उसको चेक किया जाता है कि यह कार्य किया और कहाँ तक हुआ और कहाँ तक नहीं हुआ। इसी रीति से यह भी प्रोग्राम बनाकर फिर बीच बीच में चेक करो। जितने बड़े आदमी होते हैं वह बिना प्रोग्राम के नहीं जाते हैं। जैसे आया वैसे कर लिया, ऐसे नहीं चलते। उन्हों का एक एक सेकेंड प्रोग्राम से बुक होता है। आप भी श्रेष्ठ आत्माएं हो तो प्रोग्राम सेट होना चाहिए। कोई कोई को प्रोग्राम बनाने का ढंग आता है, कोई को नहीं आता है। स्थूल कारोबार में भी ऐसे होता है। जितना जिसको अपना प्रोग्राम सेट करना आता है उतना ही समझो अपनी स्थिति पर भी सेट होना आता है। नहीं तो बिना प्रोग्राम बनाने से जैसे बातें नीचे ऊपर होती हैं वैसे स्थिति भी नीचे ऊपर होती है, सेट नहीं होती है।